वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखो आज हम पढ़ेंगे मगध महाजनपद के बारे में, जो थोड़ा सा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखो मगध महाजनपद इसमें हम जो पढ़ चुके हैं उनमें है। सबसे पहले इसमें वंश कौन सा था? हर्यक वंश। इसके बाद शिशुनाग वंश, इसके बाद नंदवंश। तो इतना हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो आता है नंदवंश के बाद आएगा मौर्य वंश। मौर्य के बाद शुंग वंश, इसके बाद कण्व वंश और इसके बाद पढ़ेंगे सातवां वंश। तो ये सारे जो वंश हैं इन्हें हम ऐसे सीक्वेंस से पढ़ेंगे। हम नंद वंश तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो नंद वंश के बाद मौर्य का जो मतलब नंद वंश का पतन होगा और मौर्य वंश का उदय होगा, इसका जो बीच का पीरियड है यहाँ पे एंटर होती है किसकी? सिकंदर की। तो आज हम पूरा पहले सिकंदर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम मौर्य वंश स्टार्ट करेंगे। तो जब हमने नंद वंश पढ़ा था, नंद वंश का आखिरी राजा कौन सा था? घनानंद, ठीक है। तो घनानंद के टाइम पे भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। मतलब मगध में जो राजा था, शासन था किसका? घनानंद का था। और आक्रमण किसने किया था? सिकंदर ने। तो थोड़ा सा पहले सिकंदर के बारे में बेसिक सी नॉलेज जान लेते हैं, फिर आगे उसने आक्रमण कैसे किया वो पढ़ेंगे, ठीक। सिकंदर को अलेक्जेंडर कहते हैं, ठीक। सबसे पहले सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म हुआ था 356 BC को, 356 BC को, ठीक है। और जन्म कहाँ हुआ था? यूनान में। बच्चों को ये तीन नाम में बहुत कंफ्यूज होता है। एक तो मकदूनिया, मेसिडोनिया, यूनान और ग्रीस। ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं। मतलब जहाँ सिकंदर का जन्म हुआ था यूनान में, यूनान को एक ग्रीस कहा जाता है, इसे मकदूनिया मतलब हिंदी में हो जाएगा, और मेसिडोनिया भी इसी को कहा जाता है। तो सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। और सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला क्या था? घोड़ा था। सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला। और सिकंदर के गुरु, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। ये पूरा ना सीक्वेंस है कि सिकंदर, गुरु, अरस्तु, फिर उसका प्लेटो, फिर उसका सुकरात। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, SPAS स्पास। यहाँ सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात, ठीक है। ये इनका गुरु, फिर इनका गुरु, फिर इनका गुरु, ऐसे सीक्वेंस है। अब आगे चलते हैं। सॉरी। अब सिकंदर की पत्नी थल सेनापति और जल सेनापति, ठीक है। सिकंदर की पत्नी का नाम था रेक्सोना। थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये आगे इसको पढ़ेंगे। तो इसका जल सेनापति था निर्याकस, ठीक है। अब जब हम सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं और पूरे मतलब स्टोरी की तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो ये सारे नाम आएंगे, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। सिकंदर कैसे इंडिया में एंट्री करता है, बना लेते हैं। तो सिकंदर आ गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये जो एरिया था, मतलब यहाँ पे ये एरिया कौन सा था? मगध था। इसको मगध मान लेते हैं, ठीक है। मगध अब बड़ा हो चुका था, क्योंकि जो महापद्मनंद ने कलिंग को विजय पा ली थी, और उससे पहले वैशाली को भी कब्जा कर लिया था। ये क्या है? मगध इतना शक्तिशाली था उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ भूमि थी, तो राजा के पास पैसे की कमी नहीं होती, खेती अच्छी से होती थी, ठीक है। और चारों तरफ इधर बंगाल की खाड़ी थी, नदियाँ बहुत सारी थी यहाँ पे। तो मतलब टोटली मतलब एक तरह से सेफ भी था, और वहाँ के राजा अमीर भी थे, एरिया भी बड़ा था।
तो जल्दी से यहाँ पर कोई आक्रमण नहीं करता था। लेकिन जो ये वाला एरिया था इधर का पूर्वोत्तर, ठीक है, इस एरिया में छोटे छोटे राज्य होते, तो यहाँ पर मतलब तरफ से अशांति थी। जो अगर किसी को एंटर करना होता था इंडिया में, वो इस तरफ से आता था, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया है। तो सिकंदर ने जो इंडिया में एंट्री करी वो इसी रास्ते से एंट्री करी। और यहाँ पे ये है पाकिस्तान, ये हो जाएगा अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान में एक पहाड़ी है हिंदुकुश पर्वत, ठीक है, नाम क्या है, हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत में जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा, ठीक। दर्रे को तो आपको पता होगा, दर्रा किसे बोलते हैं, मतलब दो पहाड़ी होती है, एक जैसी हो गया एक हो गया, तो पहाड़ी का जो बीच का रास्ता होता है इसको बोलते हैं दर्रा, ठीक। तो हिंदुकुश पर्वत से खैबर दर्रा से सिकंदर इंडिया में एंट्री करी। और यहाँ पे सिकंदर से आ रहा है, तो आ कहाँ से रहा था, यूनान से। तो यूनान से आने के बाद यूनान के वहाँ की जो सीरिया हो गया, यूनान, और फिर इराक, ईरान, अब फिर यहाँ पर आके अफगानिस्तान पे भी कब्जा कर लिया था। तो उस टाइम की जितनी भी मतलब जमीन की खोज हुई थी, उस पूरी जमीन पे कब्जा था सिकंदर का। इसी वजह से सिकंदर को विश्व विजेता कहा गया। ऐसे नहीं कि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन विश्व विजेता इस वजह से कहा गया। तो पूरी जमीन जितनी, जिस जमीन की खोज हुई थी उस टाइम पर, तो बात भी ठीक है ना, क्योंकि विश्व विजेता इस वजह से कहा गया। अब खैबर दर्रा से सिकंदर ने इंडिया में एंट्री करी। यहाँ पे जो है अफगानिस्तान में, यहाँ इस वाले एरिया में यहाँ जगह थी, इस जगह का नाम था गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला, ठीक है, यहाँ पे तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय आपने पढ़ा होगा, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे चाणक्य। चाणक्य को तो सभी जानते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, मतलब उस टाइम पे बोलते आचार्य। तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे चाणक्य। अब यहाँ से जब इसने एंट्री करी तो तक्षशिला का राजा था आम्बिक। तक्षशिला के राजा का नाम आम्बिक। यहाँ कौन था, आम्बिक, ठीक है। अब इतनी बड़ी फौज को लेकर सिकंदर भारत की तरफ बढ़ रहा था, और यहाँ पे फिर इनको पता चला चाणक्य को, और आम्बिक वहाँ का राजा था ही। तो आम्बिक ने सिकंदर से डर के उसकी अधीनता स्वीकार कर ली पहली, मतलब ज़्यादा युद्ध नहीं हुआ, थोड़ी बहुत बोल सकते हैं, लेकिन आम्बिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब चाणक्य को डर लग गया। चाणक्य तो थे ही बहुत ज़्यादा, मतलब दिमागी इंसान, बहुत इंटेलिजेंट। आज भी चाणक्य का नाम इसी चीज़ के लिए होता है। तो चाणक्य यहाँ से चाणक्य कहाँ पहुंचे, मगध, ठीक है। इसको आगाह करने के लिए मगध में कौन था उस टाइम पे, घनानंद, गद्दी पर था घनानंद। चाणक्य पहुंचे किसके पास, घनानंद के पास। इन्होंने बोला कि अब घनानंद था बहुत मतलब याश किस्म का आदमी, शराब हमेशा पीना, ये सब चीज़ें, नाच गाना होना, ये सब करना, घनानंद इस टाइप का आदमी था। तो जब चाणक्य घनानंद के दरबार में पहुंचे, अब घनानंद तो बिल्कुल नशे में टुल, उसने बोला कि महाराज वो आ रहा है सिकंदर, और वह यहाँ पे अगर उसने इंडिया में एंट्री की तो यहाँ की मतलब सारी ज़मीन को लूट के ले जाएगा, क्योंकि उसका तो अपना कुछ होगा नहीं यहाँ पे, भाई वो क्यों इसकी इतनी रिस्पेक्ट करेगा, अपनी ज़मीन की तो होती है, यहाँ आएगा बर्बाद करके चला जाएगा। तो आप ना उसको सिकंदर को रोको। अब घनानंद बोला कौन ब्राह्मण है, पागल, भगाओ इसे। उसने ना उसको ऐसे ही वहाँ से भगा दिया। अब चाणक्य की आपने देखो कभी भी फोटो होती तो चाणक्य की चोटी होती है ना, हमेशा पूरा ब्राह्मण जिस टाइप के होते हैं मतलब चोटी होती है, तो उनकी चोटी पकड़ के सिपाही ने बाहर फेंक दिया। अब चोटी पकड़ी तो चोटी खुल गई। तो चाणक्य ने बोला कि मेरी शिखा तुमने खोली है, और मैं इसको जब तक मैं इसे नहीं बांधूँ, जब तक मैं तुम्हें यहाँ से ज़मीन से ना उखाड़ दूँ, तुम्हें बर्बाद ना कर दूँ। अब चाणक्य यहाँ से घनानंद के पास से लौट के वापस आए तक्षशिला, ठीक। यहाँ पे सिकंदर की एंट्री हो चुकी है। सिकंदर ने आम्बिक मतलब गांधार को जीत लिया, तक्षशिला को जीत रहे, क्योंकि यहाँ का राजा कौन था, आम्बिक था। आम्बिक ने अधीनता स्वीकार कर ली। अब थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो पंजाब वाले एरिया में पहुंचे, ठीक। सिकंदर की सेना कहाँ पहुंची, पंजाब। पंजाब का राजा मतलब पौरव, पंजाब में जगह थी पौरव। पौरव का राजा कौन था, पोरस। यहाँ पर राजा कौन है, इस जगह पे यहाँ पर राजा कौन है, पोरस, राजा पोरस, पोरस, ठीक। सिकंदर का यहाँ का राजा कौन था, पोरस। अब पोरस से सिकंदर की लड़ाई होती है। पोरस से सिकंदर की लड़ाई हुई कौन सी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे पोरस से लड़ाई होती है। तो पोरस बहुत ज़्यादा बहादुर थे, वो आम्बिक के जैसा नहीं था कि उसने देख के डर के मारी अधीनता स्वीकार कर ली। अब पोरस ने मतलब बहुत ज़्यादा बहादुरी से उनसे युद्ध लड़ा, और सिकंदर की सेना को जंजीरें बांध के लेके पकड़ गए कि ले आओ उसको यहाँ पे। अब पोरस ने बोला कि भैया तुम कुछ भी कर लो, मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, मैं इज्जत की मौत अच्छी है बेइज्जती से जीने के मुकाबले। तो पोरस के मतलब सिकंदर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मतलब कि बहादुरी को देख के कि इतनी बड़ी सेना का उन्होंने मुकाबला किया, मरने के लिए तैयार है।
लेकिन हमारे अधीन ने स्वीकार नहीं की। तो पोरस से सिकंदर बहुत खुश हुआ। अब सिकंदर की जो वाइफ थी, भी मैंने पढ़ाया था, सिकंदर की वाइफ का नाम क्या था? रेक्सोना। रेक्सोना ने पोरस को राखी बांध दी। ठीक है, अब भैया ये कौन बन गई? मतलब वाइफ का साला। ठीक है, वही बन गया सिकंदर। तो अब यहाँ पे ये 3 राज हो गए, मतलब सिकंदर तो था ही, उसकी सेना प्लस यहाँ पे आम भी ऐड हो गया और पोरस ऐड हो गया। भले ही मतलब वो उसका आगे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हार तो गए थे पोरस, उसकी मतलब सिकंदर की हेल्प नहीं की तो कुछ उसके अपोजिट भी नहीं हुआ। यहाँ पे अब 3 राज हो गए, आम्बिक हो गए, पोरस हो गए, सिकंदर हो गए। अब यहाँ पे धीरे धीरे वो आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, बिल्कुल भारत पर आक्रमण करने के लिए। वैसे उस टाइम पे ये भी भारत का हिस्सा था क्योंकि अखंड भारत था जब, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। लेकिन जो आज का मैप है, मतलब अब जो हमारा भारत का है, यहाँ पे सिकंदर एंट्री नहीं कर पाया। अब क्यों, ये आगे बढ़ते हैं। देखो, जब यहाँ पे ये तीनों एक साथ हो गई, ये आगे एंट्री करने वाला था, तो चाणक्य को लगा भाई इसको अब घराना से तो कोई हेल्प मिलने वाली है नहीं, वो तो था ही पागल। तो चाणक्य ने सोचा अब कुछ भी करना है भैया, पहले हमें सिकंदर को यहाँ से पीछे धकेलना है। तो वहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य के जो शिष्य थे, चाणक्य के शिष्य का नाम क्या था? उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आगे हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तो उनके संस्थापक। ठीक है, इन्होंने अपने शिष्य से बोला कि देखो हमें इसे सिकंदर को यहाँ से पीछे धकेलना है। अब सिकंदर को पीछे बोला भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ गुरुजी, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो छोटा सा ना, मैं राजा हूँ ना, मेरे पास सेना कुछ नहीं है। लेकिन चाणक्य का दिमाग बढ़िया। अब चाणक्य ने सोचा ऐसा करते हैं, उन्होंने एक नीति बनाई। जो सिकंदर की सेना थी फिलहाल कहाँ थी? अब झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम नदी के किनारे तो युद्ध हुआ था, जो पोरस युद्ध हुआ था उसे बोलते हैं झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम नदी का नाम क्या है? वितस्तता। ठीक है, झेलम नदी का वितस्तता। तो और उनकी लैंग्वेज में झेलम नदी क्या बोलते हैं? हाइडेस्पीज। ठीक है, तो इस युद्ध को, जो पोरस से युद्ध हुआ था, इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध या फिर हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक, अब जब थोड़ा सा ये आगे बढ़ गए, झेलम नदी से थोड़ा आगे चले, यहाँ तो युद्ध हो गया, पोरस इनके मतलब इनके साथ ही हो गई लगभग। तो यहाँ पे कहाँ पहुंचे? व्यास नदी के किनारे। अब चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि एक आध सेना को वहाँ से पकड़ लिया, मतलब वो तो टेंट ला के बैठे थे, सेना तैसी होती थी उस टाइम पे। तो उन्होंने एक आध सेना को मतलब निकाल के उसको मार दिया और उसकी जो वर्दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को पहना दी और वहाँ पे अफवाह फैला दी। मतलब यहाँ पे जो फायदा उठाया मेनली वो उठाया अंधविश्वास का। अंधविश्वास बहुत बुरी चीज़ होती है, एक बार कोई फंस जाए ना भैया वो ही मानेगा, फिर कुछ भी कर लो। तो इन्होंने अंधविश्वास फैलाया कि यहाँ पे जो व्यास नदी को जो पार करेगा वो मर जाएगा। भैया ये जो भारत है ना बहुत दैवीय भूमि है और यहाँ पे कोई शाप या फिर दैवी शक्ति है कि जो भी इस व्यास नदी को पार करेगा यहाँ पे कब्जा करने के लिए वो मर जाएगा। और कुछ ऐसे भी करते, मतलब एक तो सैनिक के उसमें जहर मिला दिया, वो मर भी गए, तो उनका विश्वास और ज़्यादा पक्का हो गया। अब मतलब कंडीशन इतनी आ गई, इतनी बुरी, इन्होंने अफवाह फैला दी वहाँ पे कि वो बिल्कुल व्यास नदी को पार करने के लिए तैयार ही नहीं हुई। और फिर व्यास नदी में बाढ़, मतलब फ्लो भी बहुत अच्छा खासा था, बहुत बड़ी नदी थी व्यास नदी। तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ से जब ये व्यास नदी किनारे बैठे थे, अब इसकी सिकंदर की सेना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल भी। फिर सिकंदर ने बहुत इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप चलो आगे चलो आगे चलो। पर वो अकेला राजा क्या करता? सेना ने बिल्कुल भैया हाथ जोड़ लिए कि कुछ भी करो महाराज, हम आगे जाने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने घर जाना। क्योंकि इससे पहले जो कंटिन्यू चल रहे थे, इतने सारे युद्ध करते वाले थे, थके हुए भी थे, तो मतलब सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से सिकंदर की सेना लौटने लगी, किसकी वजह से? चाणक्य की वजह से, चाणक्य की नीतियों की वजह से। अब सिकंदर की सेना लौटने लगी। अब इसके लौटने के 2 कारण हैं, एक कारण तो चाणक्य ने जो अफवाह फैलाई, ठीक है, व्यास नदी को पार नहीं कर पाई। और दूसरा कारण क्या है कि सिकंदर की सेना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मतलब कंटिन्यू वो युद्ध करते आ रहे थे, सारी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया था, पता नहीं कब से अपने घर से बाहर थे, तो इस वजह से भी मतलब वो बाहर जाने लगी, वापस जाने लगी। ठीक है, अब यहाँ से जो व्यास नदी थी, व्यास नदी से सिकंदर की सेना लौट गई। लेकिन सिकंदर का जो सेनापति था, मतलब तो जल सेनापति था, एक थल सेनापति था। जल सेनापति तो आराम से भैया निकल गया, अपनी नाव ले चल दिया। लेकिन जो थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसको पहले से डाउट था, मतलब यहाँ पे कोई अफवाह तो है नहीं, मतलब ये जो भी अफवाह हो रही है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कि मतलब इसे पार नहीं कर सकते, ये हो जाएगा, मर जाएंगे, वो हो जाएगा। उसे पक्का पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब जब यहाँ से वापस पहुंचे, ठीक है, ये युद्ध कब हुआ था? 326 BC को।
तो ये डेट आती है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो पोरस राज्य से आम्बे के साथ तो लड़ाई हुई नहीं थी, पोरस से तो लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईस्वी को। अब सिकंदर यहाँ से लौट गया। सिकंदर जब जाता है वापस, तो देखो ये तो हमने पढ़ा, ये तो अफगानिस्तान है ना, सॉरी पाकिस्तान, पाकिस्तान के इधर मिलेगा ईरान, ईरान से आगे फिर इराक। तो इराक में एक जगह है इराक, ठीक है, इराक में जगह है बेबीलोन। बेबीलोन, सिकंदर इराक के बेबीलोन में पहुंचा 323 बीसी को, ठीक है। ये उल्टा चलता है कैलेंडर, 323 बीसी, 326 में तो इंडिया पर आक्रमण किया, अब उल्टा चलेगा, 326 के बाद क्या आएगा, 325, ठीक है। तो 323 मतलब वो ये टहलते टहलते कुछ पैदल सैनिक दिया ना, तो 323 में कहाँ पहुंचे, बेबीलोन पहुंचे। बेबीलोन पहुंचने के बाद सिकंदर को पेट में दर्द हुआ, तो उस टाइम पे मतलब डायरिया, अब जो बुक्स में मिलेगा डायरिया की वजह से कि डायरिया हो गया था सिकंदर को। 323 ईस्वी में उसकी बेबीलोन में जाके डेथ हो गई सिकंदर की। अब वहाँ से जब सिकंदर की डेथ हो गई, तो कुछ जो पुरानी बुक है या फिर कुछ पुरानी कथाएं हैं, उनमें कहा जाता है कि सिकंदर को जहर दिया गया था, जो दिया था चाणक्य ने, ठीक है। क्योंकि चाणक्य जो थी वो अपनी जहर विद्या में बहुत ज़्यादा निपुण थे, बहुत ज़्यादा आगे थे। क्योंकि उस टाइम पे विषकन्या वगैरह भी होती थी कि एक बार विषकन्या को साथ में लगा दो और वो जाके काट लेगी, फिर वो विषकन्या होती है ना कि सांप का जहर दिया जाता है स्टार्टिंग से, बचपन से, तो उस टाइप से। लेकिन इसका कोई मतलब प्रमाण नहीं है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। अब 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में जाकर हो गई। देखो जब सिकंदर ना इंडिया से वापस चला गया, उसकी सेना चली गई, तो कहाँ पहुंचा, फिर इराक। वापस जाना तो यूनान था, लेकिन इराक में रुका। इराक में जगह थी बेबीलोन, इराक में जगह का नाम है बेबीलोन। बेबीलोन में जाके 323 बीसी को सिकंदर की मृत्यु हो गई। मतलब ये कैलेंडर उल्टा चलता है ना, 326 में तो इंडिया में एंट्री की थी, तो 326 के बाद क्या था, 325, फिर 324, तो पहुंचा कब, 323 में। 323 में पहुंचा, मतलब कुछ पैदल सैनिक थे, कुछ ऐसे मतलब टहलते टहलते वहाँ पे 323 में पहुंच गए। अब 323 में वहाँ जाने के बाद सिकंदर के पेट में दर्द होता है। सिकंदर के पेट में दर्द हुआ, तो अब बुक में लिखा होता है डायरिया, ठीक है, उस टाइम मतलब डायरिया हुआ था। लेकिन डायरिया से सिकंदर की मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ पुरानी कथाएं हैं या फिर कुछ बहुत पुरानी बातें हैं, उनमें कहा जाता है कि सिकंदर की जो मृत्यु हुई वो चाणक्य की वजह से हुई। मतलब चाणक्य ने ही उसके साथ विषकन्याएं भेजी थी, ठीक है। विषकन्याएं ऐसी होती हैं कि उनको बचपन से ही ना सांप का जहर खिलाया जाता है, उनको बिल्कुल उनके लिए वो यूज हो जाते हैं। तो ऐसी विषकन्याएं, क्योंकि चाणक्य जहर विद्या में बहुत ज़्यादा निपुण थे, तो उन्होंने इसको सिकंदर को के साथ विषकन्याएं भेज के इनसे मरवा दिया। तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसके कोई मतलब एविडेंसेस या फिर कोई वो नहीं है, एविडेंसेस नहीं है इस चीज़ के। अब सिकंदर की 323 में तो मृत्यु हो गई। फिर बेबीलोन से ही, अब सिकंदर का मकबरा है तो पता ही है कि बेबीलोन में सिकंदर का मकबरा, और वहीं पे इसके घोड़े की डेथ हो गई। तो उस घोड़े का नाम क्या था, बहुकेफला। तो बहुकेफला का मकबरा और सिकंदर का मकबरा दोनों बेबीलोन में है, राइट। बेबीलोन में वही है झूलता बगीचा, वो बेबीलोन में ही है। तो ये तो अब सिकंदर का चैप्टर मतलब यहाँ पे खत्म। अब लेकिन 323 में जब सिकंदर की वहाँ तो मृत्यु हुई का इराक में, अब वहाँ से जो सेल्यूकस निकेटर था थल सेनापति, उसको पहले ही डाउट था कुछ ना कुछ तो है, तो वहाँ से वो वापस से इंडिया आ गया कि भैया मुझे तो आक्रमण करना ही है। अब जितने वो वापस आता है, अब वो वापस आ रहा है, ठीक है, उसकी एंट्री उधर से वो चल रहा है वहाँ से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब चाणक्य की एक नीति तो होगी कामयाब कि भैया उसे सिकंदर को उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन चाणक्य ने अपने शिष्य को चंद्रगुप्त मौर्य को ये नहीं बताया था कि मैं पहले वहाँ गया था, घनानंद के पास गया था, उसने मेरी बेइज्जती करके भगा दिया। अब इसका चाणक्य का दूसरा टारगेट क्या था, घनानंद का। अब चंद्रगुप्त मौर्य को लेके चाणक्य कहाँ पहुँचते हैं, मगध में। अब मगध में पहुँचे, मगध में जाने के बाद एक वो है, मतलब इन्होंने डायरेक्टली सोचा कि मगध पे डायरेक्ट इसका आक्रमण कर देते हैं घनानंद पे। लेकिन इस टाइम पे वो जब इतना लंबा सफ़र करके वो आ रहे थे, तो एक घर में मतलब एक बुढ़िया के पास वो रुक गए, इन्हें भूख लगी थी, उस बुढ़िया ने खिलाई इनको खिचड़ी, किसको, चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को। अब वो जैसे मतलब प्लेट में खिचड़ी लेके बैठे, अब गरम गरम खिचड़ी ऐसे हाथ से बीचों बीच में खाने लगे, उनका जल गया हाथ, तो ये तो हाथ जल गया। तो बुढ़िया ने बोला, बेटा ऐसे क्यों बीच में हाथ डाल रहे हो, साइड साइड से खाओ, साइड साइड से, तो हाथ नहीं जलेगा, आराम से खा भी लोगे, पेट भी भर जाएगा। अब चाणक्य को और चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पे अकल है तो भैया ये बात सही है बिल्कुल कि मतलब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली घनानंद पर आक्रमण नहीं करना है,
क्योंकि घनानंद भाई वो खुद तो मतलब वैसा था, बेकार था, लेकिन उसकी सेना और उसकी पावर तो उसमें बहुत थी। तो इन्होंने सोचा पहला क्या करते हैं, साइड साइड से खाते हैं, ठीक है। जो साइड के जो छोटे मोटे राजा थे उनको घनानंद के खिलाफ भड़काया कि उसकी सच्चाई बताई कि इतना याश आदमी तो कुछ नहीं, तुमसे पैसे लूटता है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये सब करके इनके इस घनानंद के खिलाफ कर दिया। और धीरे धीरे उनको अपने साथ मिला लिया, उनकी सेना ली। फिर किस पर आक्रमण किया उन्होंने, घनानंद पे। बाद में घनानंद पर आक्रमण किया। अब घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया। अब यहाँ पे जो मगध पे कब्जा किसको हो गया, मौर्य वंश का। यहाँ कब्जा हो गया मौर्य वंश का, ठीक है। अब इधर से वापस कौन आ रहा है, सेल्यूकस निकेटर। यहाँ पे मौर्य वंश में मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की गद्दी बैठ गई, घनानंद का चैप्टर खत्म। यहाँ पे मौर्य वंश का उदय हो गया और नंद वंश खत्म हो गया। अब जब ये पहले आ रहे थे तब यहाँ पे कौन था, जब सिकंदर आ रहा था तब था घनानंद। अब सेल्यूकस निकेटर आ रहा है वापस, कहाँ से, बेबीलोन से। तो अब कौन है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब सेल्यूकस निकेटर जब पहुंचे यहाँ पे तो इसको पता था, चाणक्य तो थे ही बहुत महान, तो इनको पता चल गया कि भैया सेल्यूकस निकेटर आ रहा है, उसका सेनापति था सिकंदर का, उससे युद्ध होना है। अब इनको ये नहीं पता था कि ये तो लेकर आए थे घोड़े और इनके पास थे हाथी युद्ध में। सेल्यूकस निकेटर लेकर आया था घोड़े, उन्हें नहीं पता था कि इंडिया में हाथियों से भी युद्ध लड़ा जाता है या हाथी भी होते हैं। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। इसकी वजह से, हाथी की वजह से। और उस टाइप इधर की जो भूमि थी मतलब वो भी दलदली टाइप थी, तो घोड़े तो उसमें धंस गए, हाथी आराम से निकल गए। मतलब कई सारे रीजन थे। एक तो क्लाइमेट चेंज, तो जो अपनी भूमि होती है उनको पता रहता है कि कहाँ पे हमें युद्ध करना है, कहाँ पे मौसम कैसा है, फिर जलवायु कैसी है। अब वो तो बेचारा बाहर का था, तो जो भी था मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। अब ये जो सिर्फ आगे मौर्य वंश में हम स्टार्टिंग से फिर से पढ़ेंगे। मेन बात क्या है कि सिकंदर को हमें पढ़ना था, सिकंदर कंप्लीट हो गया, सेल्यूकस निकेटर कंप्लीट हो गया। अब आगे जो मौर्य वंश की स्थापना है, इससे पहले हम थोड़ा सा चाणक्य के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम पूरा मौर्य वंश को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसने स्थापना की। स्थापना तो बल्कि मैंने पूरा बता ही दिया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो चाणक्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चाणक्य ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि तक्षशिला के आचार्य थे, ब्राह्मण थे। चाणक्य को हम और किन नाम से जानते हैं, चाणक्य को जानता है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। ये नाम कभी भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, चाणक्य को किस नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से। चाणक्य के पिता का नाम था गुणी, ठीक है, गुणी। तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, इनका नाम था गुणी पिता का। चाणक्य की जो बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। मेनली हमें अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अर्थशास्त्र से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो सबसे मेन बात है अर्थशास्त्र, नाम से तो इकोनॉमिक लग रहा है, लेकिन अर्थशास्त्र एक राजनीतिक बुक है, ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स वाली। कैसी बुक है ये, राजनीतिक बुक है, राजनीतिक किताब है। तो इसमें इन्होंने बताया है मतलब राजा को एक अच्छा राजा या अच्छा साम्राज्य कैसा होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने एक दिया है, उसको बोलते हैं सप्ताह राजत्व सिद्धांत, ठीक है, उसको बोलते हैं राजत्व सिद्धांत। राजा का राजत्व सिद्धांत मतलब एक साम्राज्य को बिल्कुल हर तरह से अच्छा होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने जो राजत्व सिद्धांत में 7 चीज़ें बताई, ठीक है, 7 चीज़ें। सबसे पहली बात थी कि राजा, है ना, कि राजा उसका अच्छा होना चाहिए, मतलब उस साम्राज्य का जो स्वामी है या राजा है जो भी, वो अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब ये नहीं कि मतलब प्रजा के लिए अच्छा काम करे, डेवलपमेंट की बातें करें, ऐसी वाली चीज़ें। तो पहला सिद्धांत में क्या है, राजा मतलब स्वामी। किसी भी साम्राज्य को अच्छा होने के लिए उसमें राजा चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पे क्या चाहिए, उसका जनपद यानी कि क्षेत्र, एरिया। उसका एरिया बड़ा होना चाहिए, एरिया अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पहला राजा अच्छा हो, उसका एरिया बड़ा हो। एरिया में क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मतलब वहाँ पे कृषि के सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था हो, या बांध वगैरह जो भी डेवलपमेंट के लिए जो भी वो बनवा रहा है वो सारे काम अच्छे करे, वो सब चीज़ें हों। फिर नंबर 3 आता है मंत्री को क्या बोलते थे, अमात्य, ठीक।
कोई भी साम्राज्य अच्छा आगे नहीं चल सकता अगर उसके मंत्री अच्छे ना हो, ठीक, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सब कुछ है। क्योंकि आप पहले से देख रहे हो कि सेनापति ने राजा को मार दिया तो वो अच्छे नहीं थे तभी तो एक मंत्री या फिर सेनापति और मंत्री परिषद जो भी है वो एक अच्छा होना चाहिए। नंबर 4 पे मंत्री, राजा, जनपद, मंत्री, धन, धन यानी कि कोष, ठीक है। अब कितना भी अच्छा राजा हो, कितनी भी अच्छी मंत्री हो, लेकिन पैसे के बिना तो कुछ है ही नहीं। आप कुछ भी डेवलपमेंट करोगे, कुछ भी आपको बनाओ तो पैसा तो चाहिए ना। तो कोष ये धन का साधन होना चाहिए। आपके वहाँ पे कृषि, उस टाइम पे तो कृषि थी, कृषि अच्छी हो तो उससे पैसा अच्छा है जिससे कि राजा अच्छा चला सके, ठीक है। एक है नंबर 5, नंबर 5 पे आप ले लेते हैं वो मित्र, ठीक। मित्र का मतलब है कि जैसे साम्राज्य है कोई, उसके आसपास के राजाओं से, जो आसपास के साम्राज्य हैं उनसे लड़ाई ना हो, ठीक है, उनसे मित्रता बनाए रखे, क्योंकि जिससे कि अपने साम्राज्य में शांति रहे। जैसे कि आज के टाइम पे भी हमारा जो इंडिया है, इंडिया के आसपास की कंट्री से, नेबर कंट्री से मित्रता होनी चाहिए, ठीक, तो मित्र होना चाहिए। 6 पे है दुर्ग। दुर्ग वैसे मैं पहले पढ़ना चाहिए था, कोई नहीं। दुर्ग या फिर कह सकते हैं इसको किला, किलाबंदी, मतलब सिक्योरिटी के लिए। राजा के साम्राज्य में जो भी मतलब सिक्योरिटी है उसके दुर्ग बनाना चाहिए। दुर्ग कैसे होता है, मतलब कि चारों तरफ जो बड़ी बड़ी सी दीवारें या फिर एक किला टाइप जो बना देते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, राजा को अपनी जो साम्राज्य की देखभाल के लिए, सिक्योरिटी के लिए दुर्ग बनानी चाहिए। एक आता है नंबर 7 पर दंड। दंड यानी कि न्याय, ठीक। तो ये भी एक सिद्धांत हो गया, इसमें ही अर्थशास्त्र में दंड, एक राजा को अच्छा तभी होगा जब वो अपने दंड को अच्छा रखेगा, मतलब जो जैसा काम करेगा उसमें अपने रिश्तेदार या अपनी इमोशंस सबको अलग हटा के एक अपना अच्छे से न्याय करे तो दंड हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर किसी साम्राज्य में हैं तो वो एक सुपीरियर साम्राज्य कहा जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये राजत्व सिद्धांत दिया था अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में है राजत्व सिद्धांत, जिसने देते हैं चाणक्य ने। इसमें 7 बातें, ठीक है। तो चाणक्य का भी लगभग इतने ही पढ़ने की जरूरत है, ज़्यादा नहीं। तो इसके अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं मौर्य वंश के बारे में, उसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें हमने नंद वंश, शिशुनाग वंश और हर्यक वंश को कंप्लीट किया। थैंक यू फ्रेंड्स।